नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। ईरान रूस ने पश्चिमी देशों को बेचैन किया, कर लिया खतरनाक समझौता। तो वहीं भारत अमेरिका ने शुरू किया नया समझौता, 7 भारतीय कंपनी भी शामिल। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ शॉर्ट सेलिंग फॉर्म से करोड़ों की चपत। चंद मिनटों में बड़ी बड़ी कंपनियां बर्बाद, अब हो गई खुद शट डाउन। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अदानी ग्रुप की नाक में दम करने वाली अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन ने कंपनी को बंद करने का ऐलान किया। कंपनी का कहना है कि उसने अपने सभी मकसद को पूरा करने के बाद ही यह फैसला लिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने चौंकाने वाले खुलासों से दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी, लेकिन भारत के अदानी ग्रुप की कंपनियों को लेकर कई बड़े दावों के इसके देश में काफी चर्चा हुई। शॉर्ट सेलिंग फर्म के कथित तौर पर सनसनीखेज खुलासों से भारतीय अरबपति गौतम अदानी के अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। साथ ही वह 1 महीने के भीतर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति से खिसककर 30वें स्थान पर पहुंच गए थे। हालांकि अदानी और इसके कंपनियों ने हिंडनबर्ग रिसर्च के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। आइए जानते हैं उन कंपनियों के बारे में जिन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद तगड़ा झटका लगा था। हिंडनबर्ग रिसर्च ने साल 2019 में एक रिपोर्ट जारी कर जूमिया टेक्नोलॉजी पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कंपनी ने अपने ऑर्डर्स नंबर का गलत तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और अपने बिजनेस मॉडल को गलत तरीके से दिखाया। हिंडनबर्ग ने जूमिया को एक अस्थिर बिजनेस मॉडल वाली कंपनी करार दिया और कहा कि यह अफ्रीका की पहली ई-कॉमर्स कंपनी के रूप में अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल कर रही है। इस रिपोर्ट के बाद जूमिया के शेयरों में 50% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई और निवेशकों का भरोसा डगमगा गया। इसके साथ ही कंपनी पर कई मुकदमे भी दायर किए गए। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सितंबर 2020 में निकोला कॉरपोरेशन पर एक रिपोर्ट जारी कर गंभीर आरोप लगाए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक ट्रक तकनीकी की क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। इस रिपोर्ट के बाद बाजार में हलचल मच गई। निकोल के शेयर, जो पहले लगभग $50 के स्तर पर थे, कुछ हफ्तों में गिरकर $20 से नीचे आ गए। यह खबर निवेशकों के लिए बड़ा झटका थी और कंपनी की सीख पर सवाल खड़े होते हैं। तथा अप्रैल 2020 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था कि एससी वॉर्स ने झूठा दावा किया था कि उसने कोविड-19 टेस्टिंग किट्स के लिए एक बड़ा ऑर्डर हासिल किया है। इस दावे के बाद कंपनी के शेयरों में 400% तक की तेजी आई, लेकिन यह उछाल ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। बाद में कंपनी के शेयरों की कीमत गिरकर $1 तक पहुंच गई, जो करीब 99% तक की भारी गिरावट थी। फरवरी 2020 में रिसर्च फर्म ने फार्मासेलो के सह संस्थापक पर गंभीर आरोप लगाए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सह संस्थापक सिक्योरिटीज फ्रॉड और संदिग्ध भूमि सौदे में शामिल थे। इस आरोप के कारण कंपनी की साख को बड़ा झटका लगा और शेयर की कीमतें में 30 से 50% तक की गिरावट दर्ज की गई, जिससे कंपनी के बाजार पूंजीकरण में करोड़ों डॉलर की कमी आई। इस घटना में फार्मासेलो की इमेज को बुरी तरह से प्रभावित किया। फरवरी 2021 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने क्लोवर हेल्थ को लेकर रिपोर्ट जारी की थी। फॉर्म में आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने यह खुलासा नहीं किया है कि अमेरिकी न्याय विभाग की जांच के दायरे में है। इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद क्लोवर हेल्थ की शेयर की कीमत लगभग $14 से गिरकर $8 से भी कम हो गई। रिपोर्ट ने निवेशकों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। मार्च 2021 में अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म ने इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक बनाने वाली कंपनी लॉर्ड्सटाउन मोटर्स पर निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया था।
तथा वहीं सितंबर 2022 में गौतम अडानी की कुल संपत्ति 150 बिलियन डॉलर के करीब थी। लेकिन जनवरी 2023 में आई हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को बड़ा झटका दिया। इस रिपोर्ट में लगाए गए आरोप के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई। तो वहीं मई 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने एचएन इंटरप्राइजेज पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कंपनी की वित्तीय स्थिति को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने एचएन इंटरप्राइजेज को डिवाइडेड संरचना को पूंजी जैसी बताया। इसके बाद कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई और एक महीने के भीतर उनके शेयर 50% से भी अधिक गिर गए। आपको बता दें कि शॉर्ट सेलिंग फर्म ऐसी कंपनी या संस्थाएं होती है जो शेयर बाजार में शॉर्ट सेलिंग करके मुनाफा कमाती है। ये फर्म उन शेयरों को चुनौती है जिसकी कीमत भविष्य में गिरने की संभावनाएं होती है। ये शेयर उधार लेकर उन्हें बेच देती है और बाद में कम कीमत पर खरीदकर मुनाफा कमाती है। शॉर्ट सेलिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें ज्यादा जोखिम और ज्यादा मुनाफे की संभावनाएं होती है। अगर शेयर की कीमत बढ़ जाए तो इन फर्म का बड़ा नुकसान हो सकता है। इस काम में डेटा एनालिसिस, रिसर्च टीम और विशेषज्ञ बाजार के रुझानों और कंपनियों की स्थिति पर गहराई विश्लेषण करते हैं। शॉर्ट सेलिंग फर्म के हेज फंड्स, इन्वेस्टमेंट फर्म्स और रिसर्च फर्म्स शामिल हैं। इनमें हिंडनबर्ग रिसर्च जैसी फर्म खास तौर पर जानी जाती है, जो गहन रिसर्च के जरिए संभावित धोखाधड़ी या कमजोर वित्तीय स्थिति वाली कंपनी को पहचानती है और उनके खिलाफ शॉर्ट सेलिंग करती है। तो वहीं दूसरी तरफ देश के 7 निजी कंपनियां अपनी तरह से पहले भारत अमेरिका अंतरिक्ष और रक्षा सहयोग कार्यक्रम में शामिल होने जा रही है। इस कार्यक्रम के जरिए भारतीय कंपनियों के लिए बेहद आकर्षक एवं रणनीतिक बाजार के रास्ते खुल जाएंगे। उन्हें अमेरिकी रक्षा एवं अंतरिक्ष उद्योग की नॉर्थरॉप ग्रुमेन, RTX और लॉकहीड मार्टिन जैसी दिग्गज कंपनियों के ग्राहक के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। इससे इस कंपनियों का सालाना 1.5 अरब डॉलर मूल्य के कारोबार के लिए अमेरिकी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के कारण बाजार में बढ़त हासिल हो सकती है। लॉकहीड और नॉर्थरॉप ने इस मामले में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। भारत और अमेरिका के बीच नोमिन्वेस्ट को बढ़ावा देने के लिए 2023 में डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम कार्यक्रम शुरू किया गया था। भारत ने अपने पारंपरिक साझेदार रूस पर निर्भरता कम करते हुए रक्षा एवं अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए दरवाजे खोले थे। इस दृष्टि से यह पहल काफी अहम है। वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े अमेरिकी रक्षा और अंतरिक्ष बाजार तक पहुंच भारत की निजी कंपनियों के कारोबार में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। सूत्रों ने बताया कि इससे उन्हें सालाना 50 करोड़ डॉलर से 1 अरब डॉलर का राजस्व जुटाने में मदद मिल सकती है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को देखते हुए ये समझौता काफी अहम है और माना जा रहा है कि यह पश्चिमी ताकतों के लिए चिंता की वजह बन सकता है। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संवाददाताओं से कहा कि रूस और ईरान मजबूती से विदेशी दबाव का सामना करेंगे। मसूद पेजेशिकियान ने भी इस समझौते को दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग में एक नया अध्याय बताया है और कहा कि ईरान के नेबरहुड पॉलिसी में रूस की एक खास जगह है। दोनों देशों ने 20 साल की रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें रक्षा और प्रौद्योगिकी से लेकर ऊर्जा और व्यापार तक के क्षेत्र शामिल हैं। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के अनुसार ईरान पहले से ही रूस को ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें उपलब्ध करा रहा है। इस समझौते के मुताबिक दोनों देशों ने इस बात पर भी सहमति जताई है कि वे अपने क्षेत्रों को उपयोग ऐसे काम के लिए नहीं होने देंगे जिससे दूसरे पक्ष को कोई खतरा हो। समझौते के तहत रूस और ईरान ने सैन्य और सुरक्षा खतरे से निपटने के लिए सलाह और सहयोग करने, साथ ही अपने अपने क्षेत्रों और उससे बाहर भी संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने का वादा किया है। ईरानी नेताओं ने इस यात्रा को महज एक सरकारी यात्रा से कहीं अधिक बताया है और कहा है कि यह एक रणनीतिक मोड़ है।
ईरानी राष्ट्रपति पेजेशिकियान के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनका देश ईरान पर नई परमाणु ऊर्जा इकाइयों के निर्माण पर विचार कर रहा है। रूस अपने यहाँ बचे हुए गैस का कुछ हिस्सा ईरान को बेचना चाहता है। दरअसल यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद यूरोपीय संघ ने रूस के गैस के आयात में काफी कमी की है, जिससे रूस को इसके लिए नए ग्राहकों की तलाश है। रूस से ईरान तक जिस प्रस्तावित गैस पाइपलाइन पर दोनों देश बातचीत कर रहे हैं, यदि वह समझौता तय हो गया तो यह पाइपलाइन अजरबैजान से होकर बिछाई जाएगी। ईरानी राष्ट्रपति पेजेशिकियान का यह दौरा ऐसे समय में हुआ जब सीरिया में असद सरकार की पतन के बाद माना जाता है कि मध्य पूर्व क्षेत्र में ईरान की स्थिति कमजोर हुई है। रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान मसूद पेजेशिकियान ने ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई का संदेश भी दिया और कहा कि उनकी तरफ से पुतिन का खास अभिवादन किया गया है। रूसी राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता का कहना है कि समझौते के दस्तावेज के मुताबिक ईरान और रूस के बीच सैन्य, राजनीतिक, वाणिज्य और आर्थिक क्षेत्रों में संबंध मजबूत होंगे। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से शुक्रवार को जारी बयान में कहा गया है कि दोनों देश सुरक्षा खतरों के खिलाफ एक दूसरे की मदद करने पर सहमत हुए हैं। ईरान और रूस इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि अगर कोई तीसरा देश इन दोनों देशों में से किसी एक पर हमला करता है तो दूसरा देश हमलावर की मदद करने से इनकार कर देगा। उन्होंने कहा, आज हमने जो समझौते किए हैं वे बहुध्रुवीय दुनिया के निर्माण को प्रोत्साहन देते हैं। हालांकि फरवरी 2022 में यूक्रेन के साथ शुरू होने के बाद से रूस ने बेलारूस, ईरान, चीन और उत्तर कोरिया के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए हैं तथा दोनों देशों के बीच हुए समझौते में कहा गया कि रूस और ईरान वैश्विक मामलों में एक ध्रुवीयता और आधिपत्य को अस्वीकार करते हैं। इससे पहले पिछले साल जून में रूस ने उत्तर कोरिया के साथ साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए और दिसंबर में बेलारूस के साथ सुरक्षा समझौता किया था। बेलारूस के साथ समझौते में वहां रूसी सामरिक परमाणु हथियारों की तैनाती की औपचारिक रूप से दिया। नेटो के खिलाफ बनाया गया यह संगठन इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक सदस्य के खिलाफ हमले को सभी के खिलाफ हमले के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।